नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर। ये खबरों में शुरुआत करेंगे पक्ष विपक्ष की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र अभियान की अब चर्चा चल रही है। जिस अभियान की इन दिनों महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में जरूरत भी है। जिस अभियान का आयोजन मुंबई के दादर में स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में सिविल ऑफ सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में घुसपैठियों को कानूनी तौर पर बाहर निकालने पर चर्चा हुई और बड़ी संख्या में लोग यहां मौके पर पहुंचे भी हैं, उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सहभागिता उन्होंने की है। एनआरसी को लेकर जिसमें चर्चा की गई, जिस अहम चर्चा का मार्गदर्शन धर्म योद्धा और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने किया है, जिन्होंने घुसपैठियों को कानूनी तौर पर बाहर निकालने पर आवाज बुलंद की और लोगों को महाराष्ट्र समेत भारत को घुसपैठिया मुक्त करने की शपथ भी दिलाई है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे सबके परम श्रद्धेय स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, इस पितृपक्ष में संकल्प करते हैं महाराष्ट्र को भारत को घुसपैठिया मुक्त करके रहेंगे। इस संकल्प के लिए तन मन धन आवश्यक संघर्ष करेंगे। इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, भारत माता हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे, जनता एनआरसी को लेकर शपथ भी दिलाई गई और जिसकी जरूरत ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में भी है। आइए पक्ष विपक्ष में पहली खबर पर नजर डालेंगे, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ से है, जहां झाबुआ जिले में एक निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस आरोप पर मोर्चा खोल दिया कि संस्थान में एक शिक्षक ने जय श्री राम बोलने पर बच्चों को सजा दी है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने बच्चों से कहा कि उनको केवल गुड मॉर्निंग बोलने की इजाजत है, परमिशन है, अनुमति है, बल्कि जय श्री राम या राम राम स्कूल में नहीं बोला जा सकता है। मामले की जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन को लगी तो हंगामा हो गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल का घेराव कर दिया और हंगामा करने लगे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए इस खबर का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पक्ष लावनी जी से जानते हैं। धन्यवाद विकास। जब इस खबर के पक्ष की अगर बात करते हैं तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि पहले पूरा मामला समझ ही लिया है आपने कि जय श्री राम करना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और इसीलिए ये बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ की पूरी कहानी है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल है और इस स्कूल परिसर में जय श्री राम बोलना भारी पड़ गया। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। जय श्री राम बोलने पर टीचर ने छात्रों को दंडित कर दिया। छात्रों को पनिशमेंट देने वाला टीचर कन्वर्टेड ईसाई है। अब आप समझ सकते हैं, धर्मांतरण हुआ और उसके बाद जय श्री राम नहीं गुड मॉर्निंग पर कहानी आकर अटक गई। अब मामला ये हुआ कि इस बीच जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, झाबुआ जहां पर यह घटना हुई वहां का धार्मिक एंगल क्या कहता है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झाबुआ में हिंदुओं की आबादी 93% से ज्यादा थी, वहीं मुसलमानों की संख्या यहां 1% के आसपास रही। मुसलमानों से ज्यादा यहां ईसाई हैं, बाकी अन्य वर्ग में विभाजित किया गया है। झाबुआ के बारे में आपको बता दें कि ये वो आदिवासी अंचल है जहां पर खास तौर से धर्मांतरण का खेल चलता रहा है और सुदर्शन न्यूज ने इस इलाके को लेकर पहले भी आपके समक्ष बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। बड़ा असर भी हुआ, लेकिन कुछ अभी ऐसे वहां पर लोग हैं जो धर्मांतरण का ये खेल गाहे बगाहे चलाते हैं और इसी की परिणति आज इस खबर के रूप में आपके सामने हुई है। बड़ी बात यह है कि स्कूली बच्चों को सजा देने वाला ये मानसिकता, जिहादी मानसिकता का टीचर भी कन्वर्टेड ईसाई ही है। इसने धर्मांतरण किया। इस पूरे विवाद के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं।
बचपन स्कूल का कोई मामला है जिसमें आज विद्यार्थियों ने कुछ हंगामा करा है, कुछ संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे और कोई नारेबाजी का मामला है, जय श्री राम बोलने वाला। सर क्या पूरा मामला है? हाँ, ये प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी आपके द्वारा नॉलेज में लाया गया है। इसकी जांच की जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में हिंदू भाइयों के खिलाफ साजिश की एक सीरीज देखी गई है। एक एक करके सभी शोभा यात्राओं को निशाना बनाया गया, तो कभी मंदिरों पर हमले हुए, कभी जिहादियों ने सनातनियों के जुलूस को अटैक किया। ऐसे में देख लेते हैं कि एमपी में इस साल हिंदुओं पर हुए हमलों की टाइमलाइन। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। 28 सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं। यहां पर झबुआ के स्कूल में जय श्री राम बोलने पर विरोध हुआ। ईसाई शिक्षक ने छात्रों को सजा दी। गुस्साए एबीवीपी संगठन ने कार्रवाई की मांग की। तो ये आपको 28 सितंबर 2024 की घटना बता रहे हैं, ये टाइमलाइन दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से यहां पर कार्रवाई की मांग उठी है एबीवीपी के जरिए। इसी के साथ अब आपको 31 मार्च 2024 की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर सागर में श्री राम का भजन सुनने पर जिहादी भड़क उठे। 27 वर्षीय ई रिक्शा चालक पर जिहादियों ने हमला कर डाला। जिहादियों ने ई रिक्शा चालक को बुरी तरह से पीटा। तो ये 31 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना सामने आई। और अब टाइमलाइन में 23 सितंबर 2024 की बात करेंगे, जहां मक्सी में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल छिड़ा। जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला किया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। और अब अगर 17 सितंबर 2024 की बात करेंगे तो ईद के जुलूस के दौरान राहगीरों पर हमला किया गया। जी हां, आपको 17 सितंबर की बात बता रहे हैं। 17 सितंबर 2024 को हिंदू युवक पर लाठी से हमला किया गया। विवाद के बीच दो गुटों में मारपीट भी छिड़ी। तो देखा आपने किस तरीके से इस पूरे विवाद के बीच ये जानकारी भी जरूरी की। मध्य प्रदेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले सिर्फ संजोग नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का प्रयोग है। चलिए आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि टीचर पर आरोप लगाते हुए स्कूली छात्रों ने क्या कुछ कहा है। को भी हम बुरा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, बस है ना, वो जोनू सर है, उन्होंने बोला कि इस स्कूल में, किसी स्कूल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के अलावा कोई वर्ड यूज नहीं होता है। बस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ही होता है। और राम श्याम, जय श्री राम, काका राम, ये सब गेट के बाहर होना चाहिए। तो आपने झाबुआ की इस खबर को समझा है कि किस तरह से दरअसल ये जो झाबुआ वाला पूरा मध्य प्रदेश का जो अंचल है, यहाँ जनजातीय बाहुल्य ये पूरा अंचल माना जाता है। आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। इसी का फायदा उठाकर, उनको प्रलोभन देकर, लालच देकर जो मिशनरीज हैं वो वहां पर काम कर रही हैं। पहले शिक्षकों को अपना कन्वर्ट करती हैं और उसके बाद फिर स्कूलों में भी ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। ये दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। वहीं युद्ध के इस खेमे में दुनिया की क्या स्थिति है, इसका जिक्र भी उन्होंने यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी इसका जिक्र किया। वहां की 79वीं आम बहस के दौरान यूक्रेन और गाजा में युद्ध के खिलाफ वैश्विक समुदाय को आगाह करते हुए उन्होंने दुनिया के बड़े पैमाने पर हिंसा जारी रहने को लेकर घातकवादी नहीं हो सकती है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। और ये इंगित करते हुए गाजा युद्ध का पहले ही वैश्विक व्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसका असर हुआ है। ऐसे में एस जयशंकर ने वैश्विक समुदाय से दुनिया भर में चल रहे संघर्षों का तत्काल समाधान खोजने का आग्रह भी किया है। साथ ही पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वे उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। जिस तरीके से उसने देश के आतंक का समर्थन उसने किया है, उसको अपनी करनी का फल भुगतने को मिल रहा है। आइए इस खबर का पक्ष क्या कहता है, लावनी जी से जानते हैं। तो इस खबर के पक्ष की अगर बात करते हैं तो पहले तो ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जयशंकर के बयान के मायने क्या है। विदेश मंत्री अगर ये बातें कह रहे हैं तो इसका मायने क्या है। इससे पहले भी उन्होंने जब बड़े मंचों पर स्पीच दी है तो भारत के साथ LAC विवाद को लेकर क्या कुछ कहा, उससे डिप्लोमेटिक पैटर्न कितना क्लियर हुआ, वो भी समझाते हैं। तो
तो आप देखिए एलएसी पर अब तक जयशंकर जी के जो बयान आए हैं, 7 मार्च 2024 को उन्होंने चीन ने सीज फायर के नियम तोड़े पहले कहा था। 13 मई 2024 को कहा कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। इसी के साथ साथ 25 जुलाई 2024 को कहा कि सीमा विवाद की वजह से संबंधों पर असर पड़ रहा है। सीधे दो टूक दी थी उन्होंने। 12 सितंबर 2024 को कहा कि सीमा विवादों पर 75% सफलता मिल गई है। और वहीं 28 सितंबर 2024 को चीन पर कई मुद्दों को लेकर चुनौती है। और अब इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई है। उनकी भाषा में कैसे लताड़ लगाई गई, पहले आप सुनिए और फिर इस खबर का विपक्ष बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। To be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. पाकिस्तान को दहशतगर्दों से अपने तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर हमलों की बौछार की है। तो आखिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। आर्थिक कंगाल पाकिस्तान के हालात क्या हैं, ये आपको बताते हैं। नए उपकरणों की खरीद पर रोक, वाहनों मशीनों की बिक्री पर रोक है, खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, किराने के सामान पर महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत भी यहां लोगों को रुला रही है। आइए अभी तक तो जिस बारे में विदेश मंत्री ने कहा था उसे समझने की हमने कोशिश की। आखिर क्यों पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक वजह और भी है और वो है लगातार बढ़ रहा कर्ज। आइए जानते हैं पाकिस्तान पर कर्जा कितना है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। पाकिस्तान पर 26.2 बिलियन डॉलर का कुल बकाया है। वहीं 16 बिलियन डॉलर से ज्यादा पड़ोसी देशों से कर्जा है। देश का कुल बाहरी कर्ज 130 बिलियन डॉलर है। चीन से 4.4 बिलियन डॉलर का वाणिज्यिक कर्ज है। कर्जे और आर्थिक तंगी में लिपटी पाकिस्तान में आतंक के दर्द की भी एक कहानी है, जहां साल दर साल लगातार आतंकियों का समर्थन करना अपने ही देश के लोगों के लिए भारी साबित हो रहा है। तो आज के लिए पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। हमें तीनों को दीजिए अनुमति। जय हिंद। जय हिंद।